नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। धनतेरस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ पीटी एजुकेशन के परिवार की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं एक और सेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का। बहुत मजा आएगा आज आपको इस सेशन में। हमारा डेली एनालिसिस हाजिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में। भारत को इसके लेके कौन कौन से कानून हैं, क्या एफर्ट्स हैं और क्यों ये न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। दूसरा हम बात करेंगे नीति आयोग की आई है एक हाल फिलहाल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडियाज मिसिंग मिडल। तो ये जो इंडियाज मिसिंग मिडल है, इसका क्या कॉन्सेप्ट और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हम लोगों के लिए ज़रूरी है, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे सागर निधि के ऊपर। सागर निधि बेसिकली जो है वो ओशियन रिसर्च वेसल है, ORV कहते हैं जिसे। टोटल 6 है हमारे पास। सागर निधि को देखेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे P1135.6 क्लास, क्या है ये? चलिए थोड़ा सा गेस कीजिए आप लोग, क्या है ये? मैं बस कुछ ही मिनटों में आपको इसके बारे में बता दूंगा। फिफ्थ हम बात करेंगे गुरु पूजा के ऊपर, दैट इज त्योहार जयंती। हाल फिलहाल प्रधानमंत्री जी ने किसी को ट्रिब्यूट पे मतलब दिया है, जानेंगे उस पर्सनैलिटी के बारे में। बेसिकली ही वॉज अ रिनाउंड फ्रीडम फाइटर। एंड सिक्स्थ हम बात करेंगे वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। तो जो वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे है ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बात की जा रही है। पंजाब पुलिस ने ऐसा रखा है, मतलब प्रस्ताव, कि आप जो है इस दिन को वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे जो है वो घोषित कीजिए। एंड सेवंथ MCQs फॉर द प्रैक्टिस। आर वी रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए सबसे पहली बात है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव की तस्करी, इसके लिए जरूरी है डेफिनेशन को समझना कि आप किसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहेंगे। तो जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि किसी भी तरीके का रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बरिंग और रिसिप्ट ऑफ पर्संस बाय द मीन्स ऑफ थ्रेट, फोर्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कोअर्सन। मतलब अगर आप किसी को जबरदस्ती बंदूक की नली के जोर पर या किसी भी तरीके की पीड़ा के साथ अगर आप उत्पीड़न कर रहे हैं किसी का, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस भी हैं बाय इलीगल मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेसेस भी हैं, ट्रांसफर की प्रोसेसेस भी हैं और हार्बरिंग की प्रोसेसेस भी हैं। क्लियर है? और इनका पूरा एम क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा एम होता है एक्सप्लॉइटेशन। अब एक्सप्लॉइटेशन के भी वेरियस लेवल्स हैं। एक एक्सप्लॉइटेशन मिनिमम लेवल का होता है, एक एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम लेवल का होता है, राइट। तो वो एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि हो गया सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, प्रोस्टिट्यूशन में जैसे मतलब रैकेट वगैरह, सेक्स रैकेट जिसे हम कहते हैं, या फिर हो गया फोर्स्ड लेबर्स, बंधुआ मजदूरी, या फिर हो गए स्लेवरी प्रैक्टिसेस, यू आर माई स्लेव, आप मेरे दास हैं, राइट, वगैरह वगैरह। या फिर ऑर्गन्स वगैरह निकाल लेना, चल अपनी किडनी रखे यहाँ पे, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जैसे पंजाब वगैरह में क्या होता है, जब आप जाएंगे थोड़ा इधर अम्बाला की तरफ पे, ह्यूमन ट्रैकिंग वगैरह जो है वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती हैं। क्या भारत में इसके लिए कोई कानून वगैरह है? तो कुछ कानून को समझ लेते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कानून है जो इस तरीके के इश्यूज के साथ डील करता है वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, 1956। उसके बाद भारत का जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट है दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24, ये भी एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध है, जिसमें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की थोड़ी सी बातें की जाती हैं। फिर अगर आप IPC देखने जाएंगे तो उसके 25 सेक्शंस है, जैसे कि 366A, 366B, 370, 374, ये IPC के सेक्शंस हैं, ठीक है। 370 आर्टिकल नहीं कह रहा हूं मैं। दूसरा फिर आपके पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिससे कि चाइल्ड लेबर जो है उसको रोका जा सकता है, बॉन्डेड लेबर जो है उसको रोका जा सकता है, एंड वेरियस। क्या मतलब भारत ने इसको लेके कोई एफर्ट्स किया है? तो जुलाई 2021 की ही बात है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था, दैट इज एंटी ट्रैफिकिंग बिल, राइट। और इसका पूरा नाम क्या था? द ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पलेर्मो कन्वेंशन जिसे कहते हैं, भारत ने इसको भी रेटिफाई किया हुआ है, जिसमें प्रोटोकॉल्स हैं कि किस तरीके से ट्रैफिकिंग को खत्म किया जा सके, पनिशमेंट वगैरह क्या होना चाहिए, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट। साथ ही साथ भारत ने सार्क कन्वेंशन को भी रेटिफाई कर रखा है कि वी आर अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वी एस्पायर फॉर प्रिवेंटिंग इट इन द अपकमिंग फ्यूचर। उसके बाद 2007 में जब UPA की सरकार थी तब उज्ज्वला स्कीम लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला स्कीम, ये नया वाला नहीं, उज्ज्वला स्कीम, सिलेंडर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम 2007 में आई थी कि जिससे वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग पे एंड लगाई जा सके। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर जो देखा जा रहा है ना क्राइम वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखी आपके सामने,
लेकिन ज़्यादातर जो इनमें टारगेट जोन होते हैं, एक होते हैं वुमन और एक होते हैं चिल्ड्रन। वुमन को ज़्यादातर धकेला जाता है प्रोस्टिट्यूशंस में और चिल्ड्रन को धकेला जाता है बेगारी वगैरह में, यानी कि भीख मांगना वगैरह इन सब चीज़ों में, या फिर उनके ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो इनका टारगेट मतलब ये टारगेट जोन पे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो हम उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे थे, जिसका काम क्या था, जिसका काम था ट्रैफिकिंग को एंड करना, खासकर चिल्ड्रन एंड वुमेन रिलेटेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रिवेंट, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट, री इंटीग्रेट एंड रीपैट्रिएट विक्टिम्स ट्रैफिक फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अभी हाल फिलहाल की डेवलपमेंट की ये न्यूज़ में क्यों लेके आया हूँ आपके साथ में, क्यों इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हाल फिलहाल 19वीं मीटिंग हुई थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई है। उन्होंने एक प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट किया है कि दैट वी आर गोइंग टू कोऑपरेट इन प्रिवेंटिंग द कॉम्बैटिंग ग्रोइंग मीनेंस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको मालूम है एससीओ को चेयर कौन कर रहा है इस वक्त? एससीओ को जो चेयर कर रहा है वो है तजिकिस्तान, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लिए आपका इससे मैं पहला सवाल पूछ लेता हूँ, आर्टिकल 23 क्या कहता है? थोड़ा सा लिख दीजिए यार, कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए। आप में से कुछ लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, तो फिर मन करता है कि दोबारा यार बढ़िया बढ़िया कंटेंट इनके लिए लेके आएंगे ताकि इनको पूरी तरीके से एग्जाम में मदद मिले। दूसरा, हमारी जो स्टोरी है वो है नीति आयोग की एक रिपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडियाज मिसिंग मिडल। तो नीति आयोग ने बहुत ही एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट जो है मतलब निकाली है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है सरकार का जो मेन एम है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, उसको अचीव करने की बात करता है। जैसे जैसे अगर सभी ने मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसको फैलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा, हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइट। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है अभी एक्सपेंडिचर जो कर रही है हेल्थ पर वो थोड़ा कम कर रही है, जीडीपी का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कम कर रही है और उसको थोड़ा बढ़ाना चाह रही है। साथ ही साथ अब कम मतलब जीडीपी का कम परसेंटेज हो रहा है तो जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से। दैट्स वाई जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है कि लगभग 30% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगर 140 है तो 30% उसका कितना हो गया? 40 से 42 करोड़ हो गया। तो 40 से 42 करोड़ जो लोग हैं वो मिसिंग मिडल में आ रहे हैं। मिसिंग मिडल में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। अब इसके भी दो तीन मायने हैं कि दी नहीं गई है या फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। कि एक तो है कि वो नेट के अंदर आए ही नहीं है, इस मतलब ये जो नेट बनाया है हेल्थ सिक्योरिटी नेट, इसके अंदर वो आए नहीं है। दूसरा, कई लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आयुष्मान भारत का जो मतलब प्रोजेक्ट था, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट अपने जो स्कीम्स वगैरह निकालती रहती है हेल्थ से रिलेटेड, वो भी इसमें जो है कवर अप किए गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंडियाज मिसिंग मिडल के इस रिपोर्ट में इसको देखा गया है। अब ये रिपोर्ट बताती है कि देखो जी, इंश्योरेंस के 3 मॉडल हम आपको देते हैं, रिकमेंड कर रही है नीति आयोग, कह रही है कि देखो 3 मॉडल हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला कि अगर आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करना है, जो कि मेन एम है, वन हेल्थ वन नेशन, ठीक, अगर आपको ये करना है तो आपको सबसे पहले जो है इंश्योरेंस में एक आपको क्रिएशन ऑफ लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड रिस्क पूल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके जितने भी प्राइवेट या फिर वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जो अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, वो लोग इसमें मदद कर सकते हैं आपकी। दूसरा, फिर एक ऐसा मॉडिफाइड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाइए जिससे हेल्थ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है, उसका जो प्रीमियम वगैरह है वो थोड़ा कम हो और जो मिसिंग मिडल है वो थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हो सके कि नाउ अब देखो भाई, मैं ये प्रीमियम भर सकता हूं और मैं ये पॉलिसी अब लेने जा रहा हूं, ठीक। तीसरा, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें भी जो मिसिंग मिडल है अराउंड 30%, उनको भी खत्म करने की बात की जाएगी, मतलब उनको भी धीरे धीरे रिड्यूस करने की बात की जाएगी। तो ये 3 मॉडल नीति आयोग दे रहा है। और मैं आपको लगातार बता दूं कि अब जो चीज़ें आ रही हैं, अब चीज़ें कुछ ऐसी आ रही है जैसे कि टाटा वगैरह भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। तो इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, यू नीड टू, आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली तो आपको प्रीमियम्स भरने हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि कंपनीज अब ऐसी ऐसी आ रही हैं जो कहते हैं कि अब आप जो प्रीमियम मुझे पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को अब आपको मैं एक इन्वेस्टमेंट का जरिया भी बना के दूंगा कि आपको प्रीमियम भरने के बाद जो आपको रिटर्न मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन सब चीज़ों में,
तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कंपनी सब कुछ इस तरीके से भी प्लान कर रही है हेल्थ इंश्योरेंसेस को लेके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी अगर आप काम करना शुरू करें तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, क्योंकि परिवार में अगर किसी भी एक बंदे को बहुत बड़ी बीमारी लग गई तो परिवार का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसी जो है लेनी चाहिए, और जितनी अर्ली एज में ले लें उतना फ़ायदा रहता है। जितना लेट आप, जितना डिले आप करेंगे आपको उतना ही नुकसान रहेगा। जनरली ऐसा माना जाता है, मैंने देखा है आसपास के अपने एक्सपीरियंसेस से, कि लोग शादी के बाद, जैसे कोई यंग पीपल है मेरे जैसे, तो लोग शादी के बाद ही प्लान करते हैं कि यार शादी के बाद ही हम इस तरीके की चीज़ें देखेंगे। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा पहले भी कर लीजिए। जब आप काम करना शुरू कर चुके हैं, अर्निंग करनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए। और ये वो रिपोर्ट का पन्ना है जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, और ये है वो मिसिंग मेडल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अपनी तीसरी स्टोरी पे, दैट इज सागर निधि। सागर निधि क्या है कि हाल फिलहाल आपको मैंने बता ही दिया था कि एक ओशियन रिसर्च वेसल है। अब ओशियन रिसर्च वेसल है तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। तो अभी उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के जो ये सब कॉन्टिनेंट के जो पायनियर है ORV सागर निधि, इसको विजिट किया है। 2008 में इसे कमीशन किया गया था, किस लिए, ताकि जो मरीन रिसर्च प्रोग्राम है भारत का उसे बेहतर किया जा सके। ये तीसरा रिसर्च वेसल था। पहले दो कौन से थे, सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी। काम क्या करते हैं ये, पूरी तरीके से मतलब कैपेबल हैं जियो साइंटिफिक, मीटरोलॉजिकल या ओशियनोग्राफिक रिसर्च को अंजाम देने में, विद ब्लू वाटर कैपेबिलिटी। अब ब्लू वाटर कैपेबिलिटी क्या है, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी फ्लीट आपकी ओशियन में जा रही है, समुद्र में जा रही है, तो हाई सीज पे वो ऑपरेट करे, ठीक है, उसे कहते हैं ब्लू वाटर कैपेबिलिटी। तो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी भी ये रखता है। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने ऐसे ORVs हैं, तो 6 ORVs हैं। एक बार नाम देख लेते हैं, सागर निधि, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका। तो ये जो है हमारे पास 6 ओशियन रिसर्च वेसल हैं। क्लियर। अब इनके सिग्निफिकेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक तो एक्सप्लोरेशन के रिसर्च में काम आता है, साथ ही साथ ओशियन रिसोर्सेज जो है, जो ब्लू इकोनॉमी बनाने की बातें चल रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस, उन सब में ये काम आता है। डीप ओशन मिशंस, इन सब में इनका सिग्निफिकेंस रहता है। फिर सुनामी वगैरह को मॉनिटर करने के लिए भी ये देखे जा सकते हैं। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज पे। तो इनका क्या काम है, इट हैज़ द मैंडेट ऑफ प्रोवाइडिंग वेदर, क्लाइमेट, ओशियन एंड सीस्मोलॉजिकल सर्विसेज and to harness living and non-living resources. It is also involved in the development of a relevant ocean technology and ocean survey of exclusive economic zone। देखो फिर से आ गया ना exclusive economic zone, पढ़ा दिया है मैंने आपको PIB के सेशन में। जो लोग नए हैं वो पीछे जाके पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया है। एंड डीप ओशियंस फॉर मिनरल्स एंड एनर्जी, इसके लिए किसको मतलब इसको जिम्मेदार बोला गया कि देखो आप इस तरीके के सारे रिसर्च और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का काम करेंगे, तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में स्टैब्लिश्ड है। राइट, तो दिस इज द ऑल न्यूज फ्रॉम द सागर निधि। वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज न्यूज नंबर 4, स्टोरी नंबर 4, P11 3.56 क्लास। तो बेसिकली ये भारत की नेवी का एक फ्रिगेट है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तुशील। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यंतर शिपयार्ड, कालिनिनग्राद, रशिया में जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो भारतीय सरकार और जो रशिया की सरकार है, उन्होंने अक्टूबर 2016 में बोला था, एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम ऐसे 4 एडिशनल P1135.6 क्लास शिप्स बनाएंगे। 2 रशिया की तरफ से होंगे और 2 भारत की तरफ से होंगे। ये पूरी तरीके से डिजाइन और बिल्ट बाय रशिया फॉर द इंडियन नेवी। द शिप इज फॉर्मली नेम्ड एज तुशील। इसको तलवार क्लास भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है, तलवार क्लास भी कहा जाता है। दीज आर मॉडिफाइड क्रिवेक थर्ड क्लास फ्रिगेट्स विच आर ऑल्सो द मेन बेसिस ऑफ द रशियन एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट। तो हाल फिलहाल कितने तलवार क्लास है भारत के अंदर में, तलवार क्लास फ्रिगेट जो अभी सर्विस में है वो है 6। तो ये भी 6 हैं, तो ध्यान रखना है आपको कौन से 6 हैं, तलवार क्लास फ्रिगेट्स, या फिर जिसे आप तुशील भी कह सकते हैं। This ship is a potent combination of state-of-art Indian and the Russian weapons and sensors equipped to operate in littoral and blue waters। मतलब वही मैरीटाइम कॉपरेशन, सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज़ किया गया है, कि पानी के नीचे भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये काम कर सकती है। इट हाईलाइट्स द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, नाम वगैरह थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें होती हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा आपसे डीप नहीं पूछा सकता, बस ये पूछता है कि ये है क्या, ये किससे रेफर कर रहा है, क्या डिफेंस से रिलेटेड है, या फिर ये क्या कोई वायरस है, क्या है, क्या चीज़ है ये। तो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ
इंडियन नेवी फ्रिगेट, और वो भी कौन सा, सातवां, 6 पहले से ही है, सातवां इंडियन नेवी फ्रिगेट है। और किन दो गवर्नमेंट्स के बीच में है, तो बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द रशियन गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए 5वीं स्टोरी पे चलते हैं, हमारी जो 5th स्टोरी है आज की, थेवर जयंती। तो हाल फिलहाल जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने पशुमपोन मुद्दुरामलिंगा थेवर, उनकी जो 114वीं जयंती है उन पे उनको ट्रिब्यूट दिया, जिसे गुरु पूजा भी कहा जाता है। हर साल ये 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पशुमपोन मुत्तुरामलिंगम तेवर। तो 30 अक्टूबर 1908 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के एक जिले में। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे, राइट। और इनको जो एक कम्युनिटी है मुकुलातोर कम्युनिटी, वो इन्हें मतलब पूजती है, इनकी मूर्ति स्थापित कर रखी है, ठीक। तो इनका काफी विश्वास है, इस कम्युनिटी का काफी विश्वास है। कम्युनिटी का नाम क्या है, कम्युनिटी का नाम है मुकुलातोर कम्युनिटी। तो ये थोड़ा सा ना, ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी का ट्रेंड आप देख ही रहे हैं 2 साल से। हिस्ट्री के सवाल तो ऐसे देते हैं जो पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपको मिल जाएंगे कि ये कौन है, मुकुलातोर कम्युनिटी क्या है, तो उस पर कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी खास बात क्या थी इनकी खास बात ये थी कि जो ये ट्रेडिशनल हिंदुज्म है, परंपरागत जो हिंदू धर्म है, उसमें इनका विश्वास नहीं था। मतलब पूरी तरीके से था, विश्वास था, लेकिन कुछ जो मान्यताएं हैं, कुछ जो रूल्स हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे कि वर्ण आश्रम को जो है ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां या जो भी बुराई थी उनके लिए लड़े। साथ ही साथ जो अंधविश्वास है या फिर जो नैरो माइंडेडनेस है, उनके खिलाफ भी ये बोले। रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड द रिलीजियस नैरो माइंडेडनेस की बात कर रहा हूं मैं। ये वैसे एक समाजवादी थे, बीइंग अ सोशलिस्ट। और किसके कलीग थे, तो ये कलीग थे सुभाष चंद्र बोस के। साथ ही साथ इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1952 से सर्व किया था एज अ नेशनल डेप्यूटी चेयरमैन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने ही जिनका गठन किया था। और बात करें तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार ने 1920 में लेके आई थी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुकुलातोर कम्युनिटी, तो उसके खिलाफ थेवर ने जो है ना प्रोटेस्ट किया था, लोगों को इकट्ठा किया था। तो काफी मतलब उनके करियर को बूस्ट मिला इस चीज से, लोगों ने काफी जान पाया उनको। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द एक्ट रिपील्ड आफ्टर कंटिन्यूस एफर्ट्स इन 1946। तो 1920 की लड़ाई को उन्होंने 1946 में जीता। 30 अक्टूबर 1963 को एक बीमारी के कारण इनका निधन हुआ, ठीक। तो यह है थेवर जयंती, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम्युनिटी वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ, दैट इज द फाइनल स्टोरी ऑफ द डे, वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। तो हाल फिलहाल जो पंजाब पुलिस है उन्होंने प्रपोज किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट से कि देखो जी, गुरु नानक देव जी की जो बरसी है, गुरु पर्व जो हम मनाते हैं, उस दिन को आप वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे जो है वो डिक्लेयर कर दो, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑन द रोड सेफ्टी पे अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। अब यही दिन क्यों चुना गया, इट हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स राइट टू वॉक और पेडेस्ट्रियन राइट्स, ठीक। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी जो थे 1469 में उनका जन्म हुआ था लाहौर के तरफ में। तो उन्होंने पूरे बहुत सारे जगहों का जब भ्रमण किया था और वो पैदल ही चले थे, ठीक। तो ये जो चीज़ है कि ये दिखाती है कि राइट टू वॉक, पेडिस्ट्रियन राइट्स, उसको थोड़ा सा मतलब उजागर करती है। इट विल एनकरेज सिटीजन्स पार्टिसिपेशन टू इंट्रोड्यूस द सेफ पेडिस्ट्रियन प्लेस फॉर गिविंग पेडिस्ट्रियंस इन द फर्स्ट राइट ऑफ द रोड्स। क्योंकि लोग क्या है, कहीं भी आजकल गाड़ी वाड़ी घुमा देते हैं, लोगों के चलने का तो रास्ता रहा ही नहीं, फुटपाथ पे चल जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये जो पंजाब पुलिस है उनका कहना है कि गुरु नानक देव जी इतने इतने जगह गए थे, सिखिज्म की स्थापना उन्होंने की थी ना, इतनी इतनी जगह गए थे और वो पैदल ही चले थे, क्योंकि उस वक्त तो इतना कुछ होता नहीं था। तो जब वो पैदल ही चले थे तो फिर आप उनके दिन को वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे डिक्लेयर कीजिए, जिससे लोगों में एक मैसेज जाए, राइट। और काफ़ी मतलब लोगों में एक अवेयरनेस जागे कि राइट टू वॉक, पेडिस्ट्रियन राइट्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर गुरु नानक देव जी अगर चले थे तो उनकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक गई थी, तो मक्का से हरिद्वार, सिलहट से माउंट कैलाश। ही विजिटेड हंड्रेड्स ऑफ इंटरफेथ साइट्स रिलेटेड टू हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एट सम साइट्स Gurudwaras were constructed to commemorate his visit. Later his travel were documented in the text called जन्म सखीज। और फिर पाकिस्तान में ही करतारपुर है, करतारपुर साहिब, वहाँ पे उनका निधन हुआ, ठीक। सो वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, किनकी बर्थ एनिवर्सरी, गुरु नानक देव जी की, उस दिन पे ये लोग अर्ज करना है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, अभी उन्होंने बोला है, प्रस्ताव रखा है कि वर्ल्ड पेडिस्ट्रियन डे आप जो है घोषित कीजिए। क्लियर दोस्तों, चलिए आते हैं अब एमसीक्यूज के तरफ। हमारा हिस्ट्री का एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुका था, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमी एमसीक्यूज। तो भारत की अर्थव्यवस्था को थोड़ा समझेंगे। वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा हो जा रहा है, मेरे यहाँ तो 111 हो चुका है आज, और सीएनजी के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तो लग रहा है साइकिल से ही ऑफिस आना पड़ेगा।
तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। अगर नहीं, जैसे अभी शक्तिकांत जी का जो हमारे जो अभी करंट जो आरबीआई है उनका टर्म ईयर बढ़ा दिया गया है। दूसरा, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो कुछ प्रोविजंस है भारत के संविधान में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देते हैं कि वो आरबीआई को कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस दे सके पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई को डायरेक्शंस दे तो सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए नहीं दे सकती है। ठीक, तो ये जो वर्ड है ये गलत है। किसके जरिए देगी? वो देगी आरबीआई एक्ट 19 कह रहा हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और उसमें एक सेक्शन है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 के तहत जो है वो ऐसी गाइडलाइंस, ऐसे डायरेक्शंस इशू कर सकती है आरबीआई को। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ सेकंड इज रॉन्ग तो ये गया, ये गया और ये गया। तो सही क्या है? सही है 1 और 3। तो पहला स्टेटमेंट सही था और तीसरा स्टेटमेंट सही था। क्लियर है दोस्तों? बहुत इजी सवाल था। दिस वाज द क्वाइट इजी क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स। दूसरे सवाल पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया। अब ये बहुत ही खतरनाक सवाल हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आपने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और अगर आपको वर्कर्स की डेफिनेशन नहीं पता है और जो वेजेस कोड है बिल 2019 का, वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बेहतर है कि आप सवाल को छोड़ दें। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स का जो डेफिनेशन है, वर्कर्स का जो मतलब परिभाषा है काम करने वाले लोगों की, उसका दायरा बहुत बड़ा है। तो एक एक करके देखते हैं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज। क्या ऐसा रियली में होता है? खुद सोचिए। जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कैजुअल वर्कर्स को में अगर देखा जाए तो बेसिकली इनमें भी दो तरीके की वैरायटी निकल के आती है। ठीक, मान लीजिए कि अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरे पास 20 वर्कर्स से ज़्यादा है। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ, ठीक है, 20 लोग से ज़्यादा मेरे पास हैं, और ऑब्वियसली बात है 20 लोग से अगर वो ज़्यादा है तो काम कर रहे हैं, मैं किसी को भी टर्मिनेट कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। और एक है जब 20 से कम या 15 से कम है, ठीक है, तो ये दीज आर ऑल कैजुअल वर्कर्स। अब क्या है कि जो 20 से ज़्यादा होते हैं, जो गाइडलाइंस है ईपीएफओ की, 20 से जो ज़्यादा होते हैं तो उन्हें प्रोविडेंट फंड कवरेज दिया जाता है। अगर जो मैं ऐसी फैक्ट्रीज चला रहा हूँ, अगर मैं 15 वर्कर्स या उससे नीचे वाली चीज़ें कर रहा हूँ तो फिर उनमें कवरेज वगैरह देना मैंडेटरी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो वन स्टेटमेंट है इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है ऑल। ऑल नहीं, अगर यहाँ पे होता सम तो हम इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो एक गलत है। फर्स्ट अगर रॉन्ग है तो ये गया, ये गया और ये गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2 और 3। देख लेते हैं दूसरे को भी। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड द ओवर टाइम पेमेंट। ऑब्वियसली ये भी करेंगे, इनको भी ओटी देना पड़ेगा, ये भी करेंगे, इनको भी ओटी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हम छोड़ ही नहीं सकते। द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ठीक, ऑब्वियसली अगर आप जो लेटेस्ट अभी जो बिल आया है, ठीक, कोड ऑन वेजेस बिल 2019, उसको देखेंगे तो उसमें ये क्लॉज वगैरह दे रखा था। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए तीसरे सवाल पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। अगर मंदी आ जाए, ठीक है, मंदी अगर आ जाए, मंदी आने पे क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? सबकी जेब में पैसा है ना, ठीक है। मंदी अगर आ जाती है तो सबकी जेब में पैसा नहीं है, तो सरकार का क्या काम होता है? क्या स्टेप्स लेने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के तहत? कि मार्केट के अंदर में या फिर सोसाइटी के अंदर में एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना। अब आप देखेंगे कि ये बात कर रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये तो हटा दीजिए। ये बात कर रहा है टैक्स रेट को कट करना बाय इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट, तो ये भी आप हटा दीजिए। ठीक, अब बच गए दो में इंक्रीज लिखा हुआ है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली ये आपको करना पड़ेगा। और इंक्रीज इन टैक्स रेट, इससे कुछ खास होगा नहीं, तो मतलब ये तो करना ही नहीं चाहिए। सो सही क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि अगर मंदी आती है तो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना होता है, जिसके जरिए मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो लैंडिंग रेट्स हैं उनको डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि लोगों के हाथ में फिर पैसा आए, लिक्विडिटी को पुश करना होता है मार्केट के अंदर में। सो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल था ये। सो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। क्लियर है दोस्तों? पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, आइए खुद को एनरोल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं आपके लिए 1 ईयर वाले। हम इसी तरीके से मिलेंगे अपने एक और सेशन में, जिसमें हम जानेंगे सिविल तपस्या के पोर्टल को
टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।